मॉर्निंग बच्चों कक्षा 12 में हमारे सामान्य हिंदी के अंतर्गत आलोक धनवा जी की जो पतंग शीर्षक कविता है या आलोक धनवा जो हमारा पाठ नंबर 2 है वह हमारे वीडियो कक्षाओं में चल रहा है। तो बच्चों आलोक धनवा पाठ से या पतंग शीर्षक कविता से अब तक हमारी 2 कक्षाएं संचालित हुई है और इन दोनों ही कक्षाओं में हमने भाग नंबर 1 में आलोक धनवा जी का जीवन परिचय, वागम्य परिचय, इनको जो अवार्ड पुरस्कार मिले थे उनके बारे में, नई काव्य धारा की ये कवि है यह जाना, और भाग नंबर 2 की जो हमारी कक्षा हुई थी उस कक्षा में हमने ये जानने का प्रयास किया कि इनकी पतंग शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता है और उसका प्रथम जो पद था वो हमने अच्छी तरीके से जाना समझा। तो बच्चों आलोक धनवा की जो पतंग शीर्षक कविता है इनके पतंग काव्य संग्रह से ली गई कविता है जो एक बहुत ही बड़ी लंबी कविता है और इस कविता के जो तीसरा जो पाठ है, तीसरा जो भाग है वो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो भाग नंबर 2 में हमने इसका प्रथम पद्यांश अच्छी तरीके से रीड कर लिया था, उसके जो कठिन शब्दार्थ थे वो भी हमने जाने समझे, इसके अतिरिक्त उसकी व्याख्या को जाना, फिर उसमें कलात्मक और भावात्मक जो सौंदर्य होता है या उसका भाव और कला पक्ष होता है वो भी हमने समझा। तो आज की जो बच्चों कक्षा है वह हमारी पतंग शीर्षक कविता का भाग 3 है जिसमें हम सेकंड पद्यांश का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं वापस से प्रथम पद्यांश की आवृत्ति करना चाहूँगी ताकि हमारा पाठ का जो तारतम्य है, कविता का जो प्रथम और सेकंड पद्यांश है उनमें भावों की तारतम्यता आ जाए और आपको भी पूर्व कक्षा में पढ़ाया हुआ, अध्ययन करवाया हुआ पुनः स्मरण हो जाए। तो बच्चों प्रथम पद्यांश में हमने देखा था आलोक धनवा जी कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल बजाते हुए, चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को या बच्चों के झुंड को बुलाते हुए। तो बच्चों प्रथम पद्यांश में हमने बहुत सारी बातें जो है वो जानी और इसके अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है क्योंकि कवि ने प्रकृति के ऊपर मानव की क्रिया प्रतिक्रियाओं का आरोप किया है। वो शरद को बच्चा कहता है, शरद को बालक कहता है और इसी तरीके से वो खरगोश की लाल आँखों की तुलना उपमा काले बादलों से, शरदकालीन लाल बादलों से अगर करता है तो वहाँ पर हमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। तो बच्चों प्रथम पद्यांश में कवि ने यह कहा कि भादों का जो महीना था, सावन भाद्रपद का महीना जो जुलाई अगस्त का महीना होता है उसमें तेज बरसात होती है। तो भादों के महीना चला गया है, परिणाम स्वरूप बौछारें होना, बरसात होना बंद हो गई हैं। आसमान में भाद्रपद के महीने में जो काले काले बादल छाए हुए थे जिसके कारण चारों तरफ सघन गहरा अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ घोर अंधकार देखने को मिलता था, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि भाद्रपद के महीने के बाद में शरद ऋतु का आगमन हो जाता है और शरद ऋतु के आगमन होते ही
आकाश में लाल लाल बादल छा जाते हैं, जिसके लिए कवि ने कहा था कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, कि ऐसा लग रहा है कि मानो खरगोश अपनी लाल लाल आंखों से सबको देख रहा हो, ऐसे बादल आकाश में छाए हुए हैं। और इतना ही नहीं, शरद ऋतु में जो हवाएं चल रही है उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मानो शरद रूपी बच्चा जो है, शरद रूपी बालक जो है, वो नई जो साइकिल है उसे चलाकर आ रहा है और उसकी जो घंटियाँ है वो हमारे कानों तक पहुंच रही है। तो बच्चों, शरद पर बालक का आरोप किया, बालक की क्रिया प्रतिक्रियाओं से उसे तुलना की, तो कई सारी बातें हमने काव्य सौंदर्य, भाव पक्ष या भावात्मक सौंदर्य में समझी। अब बच्चों, प्रथम पद्यांश के बाद में हम इसका द्वितीय या सेकंड पद देखते हैं। सेकंड पद्यांश का जब बात करते हैं तो वहीं वापस पुनः कवि ने माननीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, प्रकृति के ऊपर मानव की क्रिया प्रतिक्रियाओं का आरोप किया है और पुनः वह शरद को बालक का रूप देते हुए, जिस प्रकार जनवरी माह में मकर संक्रांति आती है तो बालक समूह में, बच्चों के झुंड में जाकर किस तरीके से पतंग उड़ाता है, वो मस्ती करता है, झूमता है, मुस्कुराता है, कुछ वैसे ही हाव भाव शरद रूपी बालक के माध्यम से उन्होंने, कवि ने, आलोक धनवा जी ने अपनी पतंग शीर्षक कविता के इस पद्यांश में रखे हैं। तो बच्चों, कवि इस द्वितीय पद्यांश में कह रहा है, जन्म से ही साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसूद, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है महज धागे के इशारे से। तो बच्चों, पतंग शीर्षक कविता का ये सेकंड पद्यांश है। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द आए हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं। जन्म से ही, जन्म यानी जन्म लेते ही, और जन्म से ही साथ लाते हैं, ये बच्चों के लिए, बालकों के लिए कवि ने कहा है। कपास, कपास के बारे में आप सभी जानते हैं कि बच्चों, कपास का एक पौधा होता है और कपास जिसे रुई भी हम कहते हैं। तो कपास का प्रयोग जो है सामान्यतः गर्म जो वस्त्र, रजाइयाँ वगैरह होती है शीतकाल में, सर्दी से बचने के लिए उनमें किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर कपास शब्द का प्रयोग कवि ने जो किया है वो विशेष रूप से यहाँ पर नरम और मुलायम, नरम और मुलायम बच्चों के पैरों के तलवों के लिए किया है, कि जिस प्रकार कपास नरम होती है, बहुत ही सॉफ्ट कोमल होती है, हल्की होती है, उसी प्रकार जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके अगर हम पैर देखें तो बच्चों बहुत ही कोमल, सॉफ्ट या नरम व मुलायम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कपास शब्द बालक के लिए आया है। अब बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात और बता देती हूँ आपको कि कपास शब्द जो बालक के नरम नरम पैरों के लिए आया है, नरम नरम मुलायम कदमों के लिए आया है, तो कहाँ तो पौधा और कहाँ बच्चे के पैर। कपास की कोमलता की तुलना, कपास की मुलायम होने की उपमा या तुलना कवि ने यहाँ पर कपास से बच्चों के पैरों से की है। तो यहाँ पर उपमा के साथ साथ हमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी अर्थात धरती है, घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बेचैन का अर्थ होता है जिसे बेचैनी, घबराहट सी होती है। जब वे दौड़ते हैं बेसूद, शब्द आया है हमारा बेसूद,
बेसूद, बेसूद। अब देखो बच्चों, शुद्ध शब्द के आगे शुद्ध के आगे बे उपसर्ग लगा है, जो उर्दू अरबी फारसी का उपसर्ग है। बेसूद का अर्थ होता है बिना अपनी परवाह किए हुए, अर्थात लापरवाह ढंग से, लापरवाह ढंग से। कि बच्चे जब दौड़ते हैं तो बिल्कुल ही वो परवाह नहीं करते हैं कि हम गिर जाएंगे, हमें चोट आ जाएगी। तो बिना किसी की परवाह किए, बिना अपनी परवाह किए वो खतरनाक तरीके से, लापरवाही भरे तरीके से घूमते हैं, दौड़ते हैं, तो उसे कहते हैं बेसूद। यानी खुद की शुद्ध नहीं होना, खुद का ध्यान नहीं रखना। छतों को भी नरम बनाते हुए, छतों का अर्थ मकान की छत से है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं से तात्पर्य है आसपास का माहौल या हमारी जो सारी दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो इसमें आ जाती है। मृदंग की तरह बजाते हुए। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे शब्द आया हमारा मृदंग। मृदंग बच्चों एक वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है जो बजाया जाता है, तो बहुत ही मधुर ध्वनि उससे निकलती है। तो बच्चे जब उछलते कूदते हैं, उनके पैरों से जो पदचाप, उनके कदमों से जो ध्वनि आती है, उसकी तुलना मृदंग से की गई है। जब वे पेंग भरते हुए, पेंग का अर्थ होता है उछाले भरना या झूले की तरह झूलना या उछाले भरना, बहुत ही तेज जो है उछलना, उसे कहते हैं पेंग भरना। डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर डाल का अर्थ यहाँ पर पेड़ या वृक्ष की शाखा से या डाली से हम लेंगे। लचीले का अर्थ होता है कि कैसा भी मोड़ हम उसे दे सकते हैं। वेग शब्द का अर्थ होता है बच्चों गति। वेग शब्द का अर्थ गति होता है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित का अर्थ होता है बहुत ही प्रसन्नता भरा हुआ, बहुत ही प्रसन्नता भरा हुआ संगीत, है ना। आगे है पतंगों की, कि वो पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन बहुवचन है। पतंगों शब्द आया है कि ऊंचाइयाँ, जब आसमान में पतंगे उड़कर जाती है, महज एक धागे के सहारे, कि एक धागे के सहारे उन्हें थाम लेती है, उन्हें रोक लेती है। तो बच्चों पहले हमने इसका काठिन्य निवारण किया, अब हम इसका अनुवाद करेंगे, फिर इसमें भावार्थ जो व्याख्या है वो जानते हुए इसके कलात्मक पक्ष की, काव्यात्मक सौंदर्य की बात करेंगे। जन्म से ही साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर कवि कहता है कि बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं, अर्थात जब जन्म लेते हैं, माँ की कोख से वो जन्म लेते हैं, तो उस समय अगर उन छोटे बच्चों को देखा जाए तो न केवल उनका शरीर ही कोमल होता है, सॉफ्ट या मुलायम होता है, बल्कि उनके पैरों को देखा जाए तो उनके जो पैर होते हैं वह भी बहुत कोमल या मुलायम होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो कपास हो, इतने नरम गद्देदार मुलायम उनके पैर होते हैं, पैरों के तलवे होते हैं। आगे कहते कवि कह रहा है पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो जब वो पृथ्वी के ऊपर कदम रखते हैं तो पृथ्वी उनका स्पर्श पाना चाहती है कि मैं भी इन नरम नरम गद्देदार कोमल पैरों का स्पर्श करूं। जब वे दौड़ते हैं बेसूद छतों को भी नरम बनाते हुए। आगे कवि कहता है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, छतों के ऊपर चढ़ते हैं, तो वो अपने जीवन की ऐसी मस्ती में खो जाते हैं कि उन्हें संसार की क्या, उन्हें तो अपने आप की भी जो है खबर या चिंता नहीं रहती है जब वे दौड़ते हैं बेसूद। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर बेसूद शब्द का प्रयोग किया है कि वो बिना किसी की परवाह किए बहुत ही लापरवाह ढंग से वो तीव्र गति से दौड़ते रहते हैं। उन्हें ये भी चिंता नहीं रहती कि हम कहीं गिर जाएंगे, हमारे चोट आ जाएगी। इस प्रकार वो बिना अपनी परवाह किए हुए दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए। और जैसे ही वो छतों के ऊपर जाते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, पतंग उड़ाते हैं, किलकारियाँ भरते हैं, तो ऐसा लगता है
कि उनके पैरों के जो नरम नरम तलवे हैं, जो मुलायम मुलायम तलवे हैं, उनसे उनके घरों की जो छतें हैं, मकानों की जो छत है, वो भी मानो उसके स्पर्श से नरम बन गई हो। आगे कवि कहता है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और इतना ही नहीं, जब वे अपने कोमल कोमल पैरों से चलते हैं, उछल कूद करते हैं, तो उनके पैरों की जो गति होती है, लयात्मकता होती है, जो ध्वनि निकलती है, वह ऐसा, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो कोई मृदंग जो है चारों दिशाओं में बज रहा हो, चारों दिशाओं में मृदंग नामक वाद्य यंत्र की ध्वनि फैल गई हो। कुछ वैसी ही लयात्मक, वैसी ही कानों को अच्छी लगने वाली, प्रिय लगने वाली ध्वनि उनके पैरों से जो है निकलती हुई सुनाई देती है। जब वे चलते हुए आते हैं लचीले वेग से अक्सर, और इतना ही नहीं, वो इस तरीके से चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं कि मानो पेड़ों की शाखाएं हवा के झोंकों से हिल रही हो, घूमे रही हो। इस तरीके से वो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। छतों के किनारों, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उनके ही शरीर का रोमांचक या रोमांचित संगीत। अब आगे कवि कहता है कि बालक बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं करते, अपनी चिंता नहीं करते हैं, और छतों तक पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के किनारों तक आ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल ही परवाह नहीं रहती कि हम किनारे तक आ गए हैं और कहीं हम छत से गिर जाएंगे तो हमारे चोट आ जाएगी, हमारी मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन वो बिना परवाह किए हुए स्वच्छंद भाव से, मुक्त भाव से, स्वतंत्र रूप से बेसुध होकर, लापरवाह होकर पतंगे उड़ाते रहते हैं। आगे कवि कहता है कि जब वो ऐसा करते हैं तो उनका स्वयं का रोमांचित शरीर, उनके स्वयं के मन की प्रशंसा, उनके अंदर का जो प्रशंसा का भाव है, वही उन्हें रोक लेता है। साथ साथ वो झुंड में जब समूहों में पतंगे उड़ाते हैं, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है महज एक डोर से, और वो मुक्त भाव से बच्चों स्वच्छंद होकर अपने घर पर पतंगे उड़ाते हैं। और पतंग उड़ाते समय मान लो गिरने का भय तो रहता है, लेकिन पतंगों की डोर है वो एक ऐसे रक्षा कवच के रूप में उनके पास में रहती है, जो उन्हें थाम लेती है, उन्हें गिरने से, उन्हें चोट लगने से उन्हें जो है रोक लेती है, अर्थात उन्हें बचा लेती है। तो बच्चों, किस प्रकार से एक प्राकृतिक सौंदर्य या सौंदर्यपूर्ण प्रकृति के वातावरण में एक बालक अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करता है, झुंड में बच्चों के साथ में वो पतंगे उड़ाता है, मस्ती से अपना जीवन जीता है, उसका वर्णन कवि ने किया है। अब बच्चों मान लीजिए कि यही आपके व्याख्या आ जाए, तो सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन 4 बिंदुओं में हम लिखते हैं। तो सप्रसंग में तो आप सभी को पता ही है कि सप्रसंग में हम उल्लेख करेंगे कवि का। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में नई काव्यधारा के कवि आलोक धनवा जी द्वारा रचित पतंग काव्य संग्रह से लिया गया पद है या ली गई कविता है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि कवि ने प्रकृति का मानवीकरण या प्रकृति या प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से बालक की क्रिया प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। विशेष के पहले हम व्याख्या लिखते हैं। तो बच्चों 3 नंबर पर हम जो व्याख्या लिखते हैं, व्याख्या के अंतर्गत इसका जो भावार्थ अभी मैंने आपको समझाया वो लिखना होता है। तो पुनः मैं एक बार व्यवस्थित तरीके से बता देती हूँ कि प्रस्तुत कविता के अंतर्गत कवि कहना चाहता है कि बालक जो जन्म लेता है, माँ की कोख से जन्म लेता है, तब वह बहुत ही नरम मुलायम होता है। इतना ही नहीं, उसके पैरों की तरफ जब देखा जाए तो पता चलता है कि उसके पैर बहुत ही नरम, कोमल, मुलायमदार गद्दे की तरह होते हैं। और पृथ्वी जो है खुद चाहती है, धरती खुद चाहती है कि बालक जो है मेरे कठोर स्पर्श न हो, तो वह खुद उसके कोमल कोमल पैरों का स्पर्श करना चाहती है। और कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, प्रकृति पर आरोप करते हुए यहाँ पर कपास के माध्यम से बच्चे के कोमल पैरों की जो है वर्णन किया है, तुलना की है। आगे कवि कहता है कि बालक जो है पतंग उड़ाने के लिए अपनी घर की छतों पर चले जाते हैं, तो उनके घर की छत भी उनके पैरों के नरम नरम स्पर्श से मुलायम हो जाती है, स्वच्छंद हो जाती है, अच्छी बन जाती है।
और उनके पैरों की जो लयात्मक ध्वनि है, पदचाप की जो ध्वनि है, वो चारों तरफ ऐसे फैलती है कि मानो कोई मृदंग बजा रहा हो, मानो कोई मृदंग नामक वाद्य यंत्र बजा रहा हो। चारों तरफ मृदंग की सी आवाज़, ध्वनि, लयात्मक संगीत चारों तरफ गूंजता हुआ सुनाई देता है। आगे कवि कहता है कि इतना ही नहीं, बच्चे इतने लापरवाह होते हैं कि वो अपने जान की, अपने जो है चोट खाने की भी परवाह नहीं करते हैं। वो बेसुध होकर पतंग उड़ाते हैं, अपने छतों के किनारे तक वो पहुंच जाते हैं, किंतु वो चिंता नहीं करते हैं कि हम गिर जाएंगे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए उनकी पतंगें उनके साथ में होती है। जब वह अपनी पतंग की डोर थाम कर पतंग को उड़ाते हैं तो वह उन्हें बचा लेती है, चोट लगने से उन्हें रोक लेती है। तो बच्चों की क्रिया प्रतिक्रियाओं का बहुत ही सुंदर कवि ने वर्णन किया है। इससे बच्चों हमें कवि के बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान है उसका भी हमें पता चलता है, अनुभव होता है। अब बच्चों इसमें अगर हम विशेष की बात करें, हमारा जो व्याख्या का 4th पॉइंट होता है विशेष, तो विशेष की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे कई सारे बिंदु विशेष में बनते हैं, क्योंकि विशेष में हम भाषा लिखते हैं, शैली लिखते हैं, रस, छंद, अलंकार, योजना लिखते हैं, बिंबों का प्रयोग करते हैं, इसके साथ साथ गुण कौन सा है ये भी हम दिखाते हैं। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं तो भाषा की हम बात करते हैं। भाषा के अंतर्गत कवि आलोक धनवा जी नई कविता के कवि हैं, आधुनिक कालीन कवि हैं। और बच्चों 1900 के बाद में आधुनिक काल में कवियों ने जो काव्य रचना की उसकी भाषा लगभग खड़ी बोली ही है। तो इनकी भाषा जो है खड़ी बोली है। शैली जो है लयात्मक है, संगीतात्मकता, स्वर ध्वनि हमें सुनाई देती है। अब बच्चों इसमें हम अलंकार योजना की बात करें तो अलंकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें कई सारे अलंकार आए हैं। यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक सारे ही पद्यांश में कई बार कई शब्दों की आवर्ती हुई है, वर्णों की आवर्ती हुई है, तो अनुप्रास तो हमें देखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें बच्चों अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। नंबर 2 पर हम देखते हैं तो यहाँ कवि कहता है प्रथम लाइन में, जन्म से ही साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही साथ लाते हैं कपास। अब उनके जो पैरों की कोमलता है, पैरों के मुलायम होने का जो वर्णन है, उसकी तुलना, उसकी उपमा कवि कपास से कर रहा है। तो हमें यहाँ पर जो कपास शब्द आया है या जो प्रथम लाइन आई है, इसमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। तो हमें इस पद्यांश में अनुप्रास के साथ साथ उपमा अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। एक अलंकार हो रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो है मानवीकरण। क्योंकि कवि ने प्रकृति के माध्यम से बाल सुलभ स्वभाव की, बालकों की जो चंचलता है उसे हमारे सामने रखा है। तो अनुप्रास, उपमा और मानवीकरण आदि अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है। अब बच्चों बात करते हैं रस की, तो हमें यहाँ वात्सल्य रस देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चों की बाल सुलभ क्रियाओं का, प्रतिक्रियाओं का कवि ने बहुत ही सुंदर प्रेम भरे ढंग से प्रेमपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। गुणों की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब कवि यहाँ पर कहता है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, तो मृदंग शब्द आते ही हमें पता चल जाएगा कि एक वाद्य यंत्र है जिससे मधुर स्वर लहरी निकल रही है, मधुर स्वर ध्वनि निकल रही है। तो जहाँ पर मधुरता होती है, मिठास होती है, प्रेमपूर्ण बातें होती है, वहाँ पर बच्चों अपने आप ही माधुर्य गुण आ जाता है। तो यहाँ गुणों में माधुर्य गुण है। अब एक जो सबसे मुख्य बात थी वो ये थी बिंब योजना, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस कविता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बिंबात्मक भाषा शैली है, और बिंबों का प्रयोग कवि ने प्रचुर मात्रा में किया है। और बिंबों के अंतर्गत सर्वे बिंब, दर्श्य बिंब, स्पर्श बिंब, ग्राव्य बिंब, स्वाद बिंब आदि जो 5 बिंब होते हैं वो मैंने आपको पूर्ववर्ती कक्षाओं में बताया।
तो बच्चों अब इस पद्यांश पर अपन ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें भी बहुत सारे बिंब है। जैसे कि हम देखते हैं, छतों को नरम बनाते हुए, छतों को क्या करते हुए, नरम बनाते हुए। अब जहाँ पर नरम शब्द आ गया या मुलायम शब्द आ गया तो हम नरम और मुलायम की बात करते हैं तो उसकी अनुभूति बच्चों हमें स्पर्श से होगी। उसकी अनुभूति हमें किससे होगी, स्पर्श से होगी, टच करने से होगी। और जहाँ पर स्पर्श का अनुमान या अनुभूति होती है अपने आप ही वहाँ पर स्पर्श बिंब आ जाता है, क्योंकि इसमें हमारी त्वचा जो होती है ना वह काम करती है। स्पर्श की अनुभूति हमें त्वचा के माध्यम से होती है। तो इसीलिए कवि कहता है छतों को भी नरम बनाते हुए। बच्चे जब छत पर जाते हैं, बच्चों के कोमल कोमल पैरों के तलवे छत की जो छत का जो फर्श है, आंगन है, उसे स्पर्श करते हैं, टच करते हैं तो अपने आप ही स्पर्श होगा और स्पर्शानुभूति होगी। और जहाँ पे स्पर्शानुभूति होगी वहाँ पर अपने आप ही बच्चों स्पर्श बिंब आ जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो बिंब आया है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब यहाँ पर बजाना शब्द आया है। क्या शब्द आया है, बजाते हुए। क्रियासूचक शब्द बजाना, बजाने से बजाता हुआ या बजाते हुए शब्द बना है। और बजाते हुए में हमारे जो बिंब है वो सर्वे बिंब है, क्योंकि बच्चों बजने से या आवाज़ निकलने से या साउंड या ध्वनि होने से उसकी जो ध्वनि है वो हमारे कान तक पहुंचती है, कर्णेंद्रिय तक पहुंचती है, परिणाम स्वरूप वो हमें सुनाई देती है। और जब वो हमें सुनाई देती है तो अपने आप ही वहाँ पर हमारी सर्वेंद्रिय काम करती है और सर्वेंद्रिय का संबंध सर्वे बिंब से होता है। तो हमें यहाँ पर स्पर्श बिंब के साथ साथ सर्वे बिंब का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों दर्शय बिंब तो इसमें हमें देखने को ही मिलेगा। तो इस पद्यांश के अंतर्गत हमें आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, इसके अलावा अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। रसों में कवि बाल सुलभ स्वभाव की झांकी प्रस्तुत कर रहा है। बच्चों की पतंग उड़ाने के माध्यम से क्रिया प्रतिक्रियाएं हमें दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पर जो मानवीकरण अलंकार है वो भी देखने को मिलता है। रसों में वात्सल्य रस है, गुणों में माधुर्य गुण है, बिंबों में दर्शय बिंब, स्पर्श और सर्वे बिंब का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों पतंग शीर्षक कविता का ये द्वितीय पद्यांश आज की कक्षा के अंतर्गत हमने जाना और समझा। अगली जो हमारी कक्षा संचालित होगी इसमें हम तीसरा पद्यांश जो है वो समझने की प्रयास करेंगे।